सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो है वो हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 11 के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर लिया है और लेक्चर 1 में हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र्स वगैरह और डिफरेंट और इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और डिस्कस करेंगे। टोटल जो है वो 3 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 11 में। लेक्चर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर 2 है और एक कल लेक्चर 3 हो जाएगा, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 लेक्चर्स में चैप्टर, इसमें बस एक ही टॉपिक छूटा हुआ है। ये सब कुछ करने के बाद बस एक छोटा सा टॉपिक होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स का, तो वो बस नहीं हुआ, जगह भी नहीं थी बोर्ड पे मेरे पास, तो कल ही होगा फिर वो। तो कल फिर उसके बाद मिनरल्स का एक टॉपिक पीछे रहता था, वो भी आपको करा दूंगा मैं बायोकेमिस्ट्री से। तो एक छोटा सा चैप्टर है, जैसे इसके बाद के भी दोनों चैप्टर छोटे से ही हैं, मतलब कोर्स अल्टीमेटली एंड ही है। ठीक है, तो क्योंकि हमने शुरू में बहुत तेज़ी के साथ खींचा चीज़ों को, तो हम फाइनली अब कंप्लीशन की तरफ आ गए। तो चैप्टर 11 में हम सेकंड जो है वो लेक्चर की तरफ डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर आज होगा जिसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है हम वो पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉस्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ एडहेसिव्स के बारे में, 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है वो हम नॉलेज हासिल करेंगे। एंड what are these 4 industries? Like pharmaceutical industries, pesticides, adhesives and cosmetics. ठीक है, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से इनको बनाया जाता है, इनके बारे में जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, दिस इज़ कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? मीन्स एक तो होता है फार्मेसी जिसको हम कहते हैं, और एक होता है मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में क्या डिफरेंस होता है पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल स्टोर एंड अ फार्मेसी? नहीं, फार्मेसी में बनता नहीं है। असल में मेडिकल स्टोर में तो दवाई बिकती है सिंपल। फार्मेसी जो है ना वो 24 आवर्स की होती है। फार्मेसी 24 आवर्स की होती है, 24 घंटे खुली रहती है, रात के 3 बजे भी आपको दवाई मिलेगी वहाँ से। और फार्मेसी हमेशा किसी हॉस्पिटल के साथ होती है। ठीक है, तो वो फार्मेसी कहलाता है, वो 24 घंटे आपको ओपन मिलेगा। लेकिन मेडिकल स्टोर रात में बंद हो जाता है। तो ये तो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर का एक डिफरेंस था। फार्मास्यूटिकल कंपनी किसे कहा जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, जहाँ दवाइयाँ बनती हैं इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। इनको इन शॉर्ट हम लोग पाकिस्तान में फार्मा बोलते हैं कि फ़लाना बंदा फार्मा में जॉब कर रहा है या फार्मा की जॉब बड़ी अच्छी होती है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को शॉर्ट में फार्मा बोल लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। GSK है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जिसको हम कहते हैं, एबट है, ठीक है, सामी फार्मा है, जाफा है, बहुत सारे और फार्मास्यूटिकल का, सनोफी है, बहुत सारे जो है ना वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। कराची के अंदर ही अक्सर ज़्यादातर मौजूद हैं। ठीक है, तो जो फार्म-डी करते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसको हम कहते हैं, तो फार्म-डी करने वाले इनको पढ़ रहे होते हैं। लेकिन दैट सी बात हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, हमें तो बस एक हल्का सा एक लेना है, इसमें चीज़ों को समझना है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हैं। इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ क्लासरूम में इस वक्त बैठे हुए, उनको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, जो प्री इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी मेडिकल वाले ये सब जानते हैं जो कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे कहा जाता है? द इंडस्ट्रीज वेयर ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी। वो कंपनी जिसमें ड्रग्स जो है वो बनते हैं उनको फार्मास्यूटिकल कंपनी कहा जाता है। ड्रग्स से मुराद कोई नशा आवर चीज़ नहीं होती है। ड्रग्स हम कहते हैं दवाइयों को ड्रग्स कहा जाता है। तभी FDA जो हमारे पास एक इदारा होता है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, तो वो ड्रैप जो एक इदारे, DRAP, तो ये सब जो है वो ड्रग्स मतलब मेडिसिन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ड्रग्स मतलब होता है मेडिसिन, दवाई को ही कहते हैं ड्रग्स। ठीक है, ये ड्रग हर वो चीज़ जो आपके नर्वस सिस्टम पर या आपकी बॉडी पर कुछ कंट्रोलिंग करे, दैट इज कॉल्ड ड्रग। ठीक है, तो द इंडस्ट्रीज वेयर ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री, वो कंपनी, वो फैक्ट्री जिसमें ड्रग्स या मेडिसिन को बनाया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हमारे पास डेफिनेशन हो गई। द इंडस्ट्रीज वेयर ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड, वो इंडस्ट्रीज या वो कंपनीज जहाँ पर ड्रग्स या फिर जहाँ पर दवाइयाँ जो है वो बनाई जाती हैं, जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं। ड्रग क्या होता है? ड्रग इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू क्योर अ डिजीज़। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल होता है। ड्रग हम किसको कहते हैं? विच इज़ यूज्ड टू क्योर अ मेडिसिन। क्योर का मतलब होता है इलाज करना,
तो किसी बीमारी, किसी डिजीज़ का, बीमारी का इलाज करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं, तो ड्रग इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्योर अ डिजीज़। तो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या कहा जाता है, जिससे हम क्योर करते हैं एक डिजीज़ को या किसी एक बीमारी को, जो है ना, हम वो उसको इलाज करते हैं, ठीक है। तो उसको ड्रग कहा जाता है, या मेडिसिन भी जिसको हम कहते हैं, दवाई कहते हैं। दवाई हर वो चीज़ जो आपकी बीमारी को दूर कर सके। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बहुत बेसिक बात बुक में लिखी हुई है, नहीं भी लिखता तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स बहुत किस्म के होते हैं, बहुत किस्म की दवाइयाँ होती हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग जिनका ताल्लुक रहा है कभी इनसे, तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो ड्रग्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। यहाँ पर हमने जो है वो 7 टाइप्स ऑफ ड्रग्स मैंने यहाँ पर लिखा है, या बुक में लिखा हुआ है। 7 तरह के ड्रग्स होते हैं, 7 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन और एंटी मलेरियल मेडिसिन। ये 7 तरह की दवाइयाँ होती हैं, बहुत बेसिक, ठीक है। जो डॉक्टर बनेंगे या आगे जाकर तो वो तो बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले हैं तो बस उनको इतना पढ़ लेना है कि सेकेंडरी के पेपर में जो आए तो बता दें, इतना पढ़ लें एटलीस्ट, क्योंकि इंजीनियरिंग का ऐसा खास इतना ताल्लुक नहीं रहता, सिंपल सी बात है। तो हाँ, मेडिकल फील्ड में तो है ये चीज़, ज़िंदगी भर यही पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स, दवाइयों के एग्जाम, तो 7 तरह की दवाइयाँ जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास कराते हैं उसको कहते हैं एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक्स किसे कहा जाता है, किस तरह की दवाइयाँ एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं? द ड्रग्स विच टारगेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS जिसको हम कहते हैं, टू रिलीव पेन इन बॉडी। मतलब आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में कहीं पर दर्द हो रहा हो, चाहे सर में या जिस्म हाथ में दर्द हो रहा हो, ठीक है, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, इनको एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। इन्हीं को एनाल्जेसिक्स कह सकते हैं, या फिर इनको हम पेन किलर्स भी कहते हैं ना भाई, पेन किलर्स। पेन किलर्स मतलब जो दर्द को दूर कर देते हैं, पेन किलर होते हैं जो पेन को किल कर देते हैं। तो वो असल में दर्द जब किसी बॉडी में होता है तो एक बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी में किसी एक पॉइंट पर कोई ना कोई जो है ना वो एक डिफेक्ट है या कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है। तो दर्द जो होता है वो तो इंसान के फ़ायदे के लिए होता है, जो ये बताता है कि बॉडी में इस जगह पर जो है वो कोई हीलिंग प्रोसेस चल रहा है या इस जगह पर कोई चेंजिंग आई हुई है, दैट इज़ पेन। और लेकिन हाँ, तो जाहिर सी बात है पेन किसी वजह से। अब कहने का मकसद है लाइक कि ये क्या करते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या करते हैं, क्योंकि पेन जो दर्द होता है ना उसमें आपका दिमाग जो है ना वो उस दर्द को कंट्रोल करता है। दर्द जो है ना वो ज़ख्म की वजह से नहीं होता, आपके ब्रेन की वजह से होता है, जो पेन के सिग्नल्स देता है। तो ये जो दवाइयाँ होते हैं एनाल्जेसिक्स के, क्या करते हैं, दर्द तो अपनी जगह पर रहता है, मतलब जो ज़ख्म है या जो चोट है, जो दर्द अपनी जगह पर है, बस उसकी सेंसेशन ख़त्म कर देती हैं ये, मतलब नर्वस सिस्टम में, CNS में। तो ये चीज़ होती है पेन किलर्स। और इसलिए जब पेन किलर्स के ख़ास मुद्दत होती है, जब वो मुद्दत जैसे 24 घंटे की, 48 घंटे की, उसको दोबारा दर्द शुरू हो जाता है, दोबारा पेन किलर लेना पड़ता है। तो पेन किलर असल में उस चीज़ को ख़त्म नहीं करता जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, बस वो दर्द के सेंसेशन को डाउन करता है ताकि इंसान सो सके या फिर इंसान सुकून में आ सके, रिलीफ मिल सके उसको। तो एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स उन ड्रग्स को, उन दवाई को कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ख़त्म करती है, उनको कम करती है, पेन को रिलीफ करती है, दर्द से आराम देती है, जैसे सर दर्द या कहीं पर भी दर्द। और इसकी एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास जो है उसमें ड्रग्स हो सकते हैं, जिनमें एग्जांपल में हमारे पास मैंने लिखा एस्प्रिन। अच्छा, इसमें ये ड्रग की एक टाइप है एनाल्जेसिक्स, और हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होंगी पेन किलर में, लेकिन जो सबसे कॉमन है, अच्छा ये केमिकल नेम्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, बुक में भी केमिकल नेम है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन जो है ना वो एक पेन किलर है, जैसे मैंने आपको बताया था एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड जिसको कहा जाता है। तो एस्प्रिन जो है वो मैंने बताया था, ब्रांड नेम इसका जो है हमारे पास क्या मिल जाता है, डिस्प्रिन, डिस्प्रॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पेन किलर होता है जो डिस्प्रिन के नाम से मिलता है, जो दर्द को दूर करता है। एनाल्जेसिक है किस्म का, वो समझ गए, सिंपल। तो एनाल्जेसिक पेन किलर्स होते हैं। सेकंड है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है, इट्स सप्रेस या इट्स सप्रेसेस। सप्रेसेस का मतलब होता है कम कर देना या ख़त्म कर देना। सप्रेस का मतलब ये होता है कम कर देना या ख़त्म करना। इट सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, या पैथोजेंस के ग्रोथ को ख़त्म करता है। पैथोजेंस किसे कहता है बायोलॉजी में, दीज आर एक्चुअली डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियाज वगैरह, हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार कर देते हैं उनको कहा जाता है पैथोजेंस, ठीक है। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बीमार नहीं करता, सिंपल सी बात है, कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन जो नुकसानदेह हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपकी बॉडी के लिए वो पैथोजेंस कहलाते हैं। तो पैथोजेंस जो है ना, दैट एंटीजेंस भी उनको हम कह सकते हैं, पैथोजेंस है ये। तो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर आपके आते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं।
तो और वो बॉडी में ग्रोथ भी कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि इसको ख़त्म करने के लिए बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, ये इनकी पावर बहुत हाई होती है और ये लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है। इनका कोर्स होता है 7 डेज़ का, 10 डेज़ का कोर्स होता है, मतलब 1-2 बार खाने से कुछ भी नहीं होता, पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है उसका। जैसे ऑगमेंटन सुना होगा, सफेक्सीम है, बहुत सारे, ये सारे हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो जब बुखार नहीं उतर रहा होता पैराडॉल वगैरह लेने से भी तो अपन एंटीबायोटिक कोर्स की तरफ हम आते हैं। मतलब को माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ गया है जिसको भगाना है या उसको ख़त्म कर दे, उसकी ग्रोथ को रोकना है। तो एंटीबायोटिक्स बहुत सारे हमारे पास है दुनिया में, ये भी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। ऑगमेंटन तो मैंने बताया कि बहुत फेमस है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, कोमोक्सिक्लेव उसका फॉर्मूला होता है। तो ये पेनिसिलिन है, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन हमारे पास जो है ना वो एक फार्मूला है, ये असल में इट वाज एन एंटीबायोटिक, इट इज़ एन एंटीबायोटिक जो जरासीम की ग्रोथ को जो है वो रोकता है। एमॉक्सिल जो होता है तो वो असल में एमॉक्सिसिलिन होता है, उसमें पेनिसिलिन की मिकदार होती है, ठीक है। तो एमॉक्सिल भी एक तरह से एंटीबायोटिक है, तो क्या एमॉक्सिल का नाम ही निकला है पेनिसिलिन से, ठीक है। तो बड़े मशहूर ये टैबलेट्स हैं। तो पेनिसिलिन इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड, ये भी आप जानते हैं। पहले एंटीबायोटिक जो दुनिया में डिस्कवर हुआ तो उसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है, जो मोल्ड के थ्रू निकाला गया था मशरूम से, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है इसको। जैसे पेनिसिलिन को मोल्ड्स के थ्रू निकाला गया था, और उसको निकालने वाले शख्स का नाम भी अगर आप जानते हैं तो पेनिसिलिन को जिसने डिस्कवर किया था, नाम पता है किसी को? एनीबडी नोज द नेम ऑफ डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन? वेरी फेमस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नहीं सुना कभी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द मैन हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन दिस वर्ल्ड, दैट वाज पेनिसिलिन। उसके बाद तो और बहुत सारे आए, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो जर्म्स की ग्रोथ को रोकता है। उसकी एक स्टोरी भी शायद आपने कभी पढ़ी होगी पेनिसिलिन, उसके बारे में पता नहीं, फेसबुक में अक्सर स्क्रॉल करते हैं वो स्टोरी आ जाती है। तो किस तरह से एक अच्छा काम जो दूसरे अच्छे काम को जो है ना वो शुरू करता है, हाउ अ गुड वर्क्स इनिशिएट्स अनदर गुड वर्क, ठीक है ना। तो जिस तरह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब छोटे थे, जब वो छोटे थे तो गांव में रहते थे, किसी किसान के बेटे थे, गरीब किसान के बेटे थे, तो किसी गांव में ही रहते थे। तो वहाँ पर एक अमीर शख्स आया था वहाँ पे घूमने के लिए उस गांव में। तो उसका एक बेटा था जिसका नाम था चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, ही वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो चर्चिल जो था ना वो छोटा, वो भी उनकी उम्र भी छोटी थी ना, तो वो एक दरिया वहाँ पर था, दरिया में ना वो गिर गए थे और फिर वो डूबने लग गए थे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वही उस वक्त छोटे ही थे, उन्होंने वो दरिया में कूद कर उनकी जान बचाई थी, विंस्टन चर्चिल की। तो विंस्टन चर्चिल के जो वालिद साहब थे वो बहुत अमीर व कबीर थे। तो चर्चिल के वालिद ने फिर अलेक्जेंडर द फ्लेमिंग से, उसके बाप से कहा था कि अब सारी इसको पढ़ाओ, जितना पढ़ाना है पढ़ाओ, उसके सारी जो पैसे हैं ना पढ़ाई के जो है वो मैं पूरी करूँगा, जो भी पढ़ेगा, जितना भी इसको जो भी पढ़ना है तो उसकी पढ़ाई के पैसे मैं पूरी करूँगा। तो ये इस तरह से एक अच्छा काम उसने किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि उसको बचाने का, चर्चिल को बचाने का काम किया था। और फिर उससे एक फ़ायदा क्या हुआ कि वो उसको पढ़ाई उसको फ्री मिल गई। फिर भाई मिस्टर चर्चिल बड़ा होकर जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बना, बरतानिया का वज़ीर आज़म बना ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, सीन आउट द स्ट्रगल में पढ़ाया था मैंने आपको। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक वक्त आया कि विंस्टन चर्चिल को जो है ना वो तबीयत ख़राब हो गई थी, या फिर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो उसको किसी दवाई से ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था ना, वो जो तालीम हासिल करने के बाद उसने एक दवाई बनाई थी, दैट इज़ पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक। फिर जब वो विंस्टन चर्चिल को दिया गया तो उससे क्या, उसकी तबीयत सही हो गई। मतलब एक तरह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 2 बार चर्चिल की जान बचे, उसके बचपन में और उसके बुढ़ापे में जाकर, ठीक है। ये एक रियल स्टोरी और बड़ी मोटिवेशनल किस्म के, कि हाउ अ गुड वर्क्स ब्रीड्स अनदर गुड वर्क, ठीक है। कि जब उसने उसकी जान बचाई अगर मिसाल के तौर पे, तो बदले में जो है उसके बाप ने उसको कहा तुम्हारी तालीम फ्री है। फिर उसके बाद दोबारा उसका एहसान चुकाने के लिए पेनिसिलिन ईजाद करके उसने उसको जान बचाई चर्चिल की, ठीक है। तो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है। तो ये पेनिसिलिन है, स्टोरी है, मतलब इसकी ऐसी बता रहा था, बहुत मशहूर कहानी है, बचपन में इस भी किताबों में पढ़ते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस तरह से एंटीबायोटिक को पहली बार बनाया था, दुनिया भर से बीमारियों का खात्मा किया था। उसके बाद तो बहुत सारे और बने। तो ये एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं जो जरासीम की ग्रोथ को रोकते हैं, कम करते हैं या ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इट्स थर्ड टाइप है एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स। एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स किसे कहा जाता है? इट लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि समटाइम्स होता है कि बॉडी में पैथोजेंस दाखिल हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, ताकि वो जो बैक्टीरियाज वगैरह आपकी बॉडी में आए हैं उनके लिए एक अनहाइजेनिक सिचुएशन बन जाए बॉडी के अंदर और वो वहाँ से बाहर निकल जाए। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो वो बुखार जिसको हम कहते हैं, सिकनेस कहते हैं जिसको हम, बुखार हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाता है।
अब इसी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, इसी टेम्परेचर को कम करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाए और नॉर्मल पे आ जाए। तो अब इसके एग्जाम्पल में बहुत फेमस है, हर कोई जानता है, पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल जो है वो एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मार्केट में जिस नाम से ही मिलता है, सबसे मशहूर नाम इसका क्या है, दैट इज़ पैनाडॉल। तो पैनाडॉल जो है ना, उसको कभी आप देखोगे नीचे ब्रैकेट में पैरासीटामॉल लिखा होता है उसमें। और भी हो सकता है पैरासीटामॉल, फ्यूबरॉल भी होता है पैरासीटामॉल, मतलब पैनाडॉल तो एक ब्रांड नेम है, फ्यूबरॉल भी ले सकते हैं, तो वो भी यही होता है, ठीक है ना भाई। तो अक्सर पैनाडॉल लेकिन मशहूर ज़्यादा है चूँकि GSK बनाती है और बड़ी फेमस है, ठीक है। तो पैरासीटामॉल तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन ये क्या करता है, बुखार को कम करता है, बुखार उतारता है, बुखार तोड़ता है, आप सब जानते हैं। हमारे यहाँ तो खोपरा कैंडी है पैरासीटामॉल, हर कोई खाता है, हम अक्सर यही कहते हो, हमारे यहाँ तो पैरासीटामॉल पैराडॉल तो चलते ही रहता है। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 4 है एंटी फंगल मेडिसिन। एंटी फंगल नाम से ज़ाहिर है फंगल के खिलाफ या फंजाई के खिलाफ या फंगस के खिलाफ जो काम करता है, एंटी फंगल मेडिसिन। तो दीज ड्रग्स आर यूज टू किल फंजाई दैट कॉजेज इन्फेक्शन ऑन स्किन, ठीक है। ये फंगस को ख़त्म करते हैं या फंगस को मारते हैं। और कभी कभार होता है ना बॉडी में फंगस लेकिन ना जो है वो मतलब गंदगी की वजह से क्या होता है, स्किन पर जो है ना फंगस जमा हो जाता है। वो फंगस क्या करता है कि स्किन को ख़राब करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कहते हैं फंगस लगी हाथों में, पाँव में, कहीं पे भी लग सकता है फंगस, ठीक है, सुना होगा। तो फंगस को ख़त्म करने के लिए, फंजाई को ख़त्म करने के लिए एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, जिसका भी एक कोर्स होता है एंटी फंगल मेडिसिन का। तो उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, तो दैट इज़ फ्लूकोनाजोल। तो फ्लूकोनाजोल जो है वो ये टैबलेट्स होती है जो क्या करती है, एंटी फंगल टैबलेट्स हैं जो फंगस को बॉडी से ख़त्म करती हैं। अगर फंगस कहीं पर बॉडी में किसी भी पार्ट पर अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो ऐसे ऐसे करके वो फैलते रहता है, ठीक है। तो ये एंटी फंगल मेडिसिन है। नंबर 5 है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इन्फ्लेमेशन के खिलाफ जो काम करेगा। इन्फ्लेमेशन किसे कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं सोजिश को, सोजिश दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो दीज ड्रग्स हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिलीफ पेन। ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और पेन से रिलीफ करते हैं। इन्फ्लेमेशन किसे कहा जाता है, ये भी एक तरह से जब बॉडी अपने आप को बुखार हो जाता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाती है ना, तो बॉडी क्या कर रही होती है, मतलब जरासीम को वहाँ से हटा रही होती है, हीलिंग का प्रोसेस कर रही होती है। और जहाँ पर हीलिंग हो रही होती है वहाँ पर ना सूजन हो जाती है, सूज जाता है ना जगह। तो सूजने का मतलब यही होता है कि वहाँ वो चीज़ कोई हील हो रही है, जख्म वगैरह सूज जाता है, तो वहाँ हीलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है उसके अंदर। ये कभी कभार अक्सर जो है ना वो आपके बैक्टीरियाज वगैरह पे गले पे जाकर अटैक करते हैं, तो गला सूज सा जाता है, जिसको टॉन्सिल कहते हैं। गले में दर्द होता है, घुटने में तकलीफ होती है, होता है ना ऐसा अक्सर। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजिश हो जाती है, और उससे दर्द भी हो रहा होता है, घोटा नहीं जा रहा होता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। अब इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हो गई है मतलब फूल गया आपका गला, उसको ख़त्म करने के लिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि सूजन या सूजिश जो है ना वो ख़त्म हो सके, स्वेलिंग जो भी वो ख़त्म हो सके, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास बहुत फेमस दवाई कौन सी है, आइबोप्रोफेन। आइबोप्रोफेन तो फार्मूला है, किस नाम से मिलता है मार्केट में ये, यस सही कह रहे हो आप, ब्रोफिन। तो ब्रोफिन टैबलेट्स से होते हैं, तो ये असल में आइबोप्रोफिन उसका फार्मूला होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो याद रखना पैरासीटामॉल और ब्रोफिन का सेम दवाई नहीं है, दे आर डिफरेंट। अक्सर लोग होते हैं ना बुखार होता है तो कहते हैं ब्रोफिन ले लो या पैनाडॉल ले लो। ब्रोफिन जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है पैरासीटामॉल से, मतलब ब्रोफिन आपके बुखार को भी तोड़ता है और साथ में आपकी इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म कर, नज़ला ज़ुकाम अगर हो रहा है उसकी वजह से वो भी डाउन कर देता है। मतलब पैनाडॉल क्या करेगा, पैरासीटामॉल सिर्फ बुखार कम करता है बस, नज़ले ज़ुकाम को ये कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए पैनाडॉल CF होता है, इसका अलग होता है, वो यूज़ किया जाता है ना, देखा होगा। लेकिन अगर आपने ब्रोफिन ले लिया तो वो बुखार भी कम कर देगा और साथ में जो नज़ला ज़ुकाम भी ख़त्म कर देगा, इन्फ्लेमेशन डाउन कर देगा। तो ब्रोफिन थोड़ा सा ज़्यादा एक एडवांस मेडिसिन है, आइबोप्रोफिन जो है पैरासीटामॉल के मुकाबले में, ठीक है। तो बट डॉक्टर बात है कि हम खुद नहीं कर सकते इस चीज़ में, बेहतर ये होता है हम डॉक्टर से मशवरा लें और वो हमें जो गाइड करें उसके लिए आज से काम करें, ठीक है। चूँकि अक्सर जो चीज़ हमें लग रही होती है सिम्टम वैसी होती नहीं है, तो ये डॉक्टर्स ही जाहिर सी बात जिनकी पढ़ाई होती है उनको काम वही करना चाहिए। तो हम तो बस थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बट इन एक्चुअल हमें क्या करना चाहिए कि डॉक्टर्स की जो है ना वो सजेस्ट करें तभी मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात उन्होंने इतनी तालीम हासिल की है तो इसीलिए किया है बेटा आपको सजेस्ट कर सके। अगर हर बंदा डॉक्टर बन जाए तो फ़ायदा क्या डॉक्टर का, सिंपल सी बात है। तो हमें तो हर चीज़ में लगता है ना पैनाडॉल खा लो, हर चीज़ में पैनाडॉल खा लो, तो ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे दुनिया मतलब इंसान की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन में आइबोप्रोफिन एग्जाम्पल में हर एक एग्जाम्पल याद रखें। उसके बाद एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एलर्जी किसे कहा जाता है,
एलर्जी किसे कहते हैं? समटाइम्स वही होता है ना कि आपकी बॉडी में, तो अच्छा एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो होता है एलर्जी के खिलाफ, जैसे रिजिक्स है, बहुत फेमस है, रिजिक्स का छोटे से टैबलेट होता है ना, रिजिक्स का आपने देखा होगा, तो वो रिजिक्स जो होता है वो एंटी एलर्जिक कैप्सूल भी होता है और उस टैबलेट भी होता है, आपका ये सिरप भी होता है, रिजिक्स सुना होगा, खाया भी होगा कभी। तो रिजिक्स टैबलेट जो होता है वो एंटी एलर्जिक होता है, छोटा से टैबलेट्स होती है लंबी सी उसकी। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन, इनको एंटी हिस्टामाइंस भी कहा जाता है, एंटी हिस्टामाइन भी कहते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन को। क्यों? अब पहले एंटी हिस्टामाइन क्यों कहते हैं, देखो, हिस्टामाइन इज अ केमिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड हिस्टिडाइन या हिस्टिडाइन। तो एक अमाइनो एसिड होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हिस्टिडाइन। तो हिस्टिडाइन जो होता है ना, इसकी जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, चूंकि एक अमाइनो एसिड है ये, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों मौजूद होगा। जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होता है ना, तो एक सिर्फ अमाइनो बच जाता है, हिस्टामाइन इसको हम कहते हैं। तो हिस्टिडाइन से जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है तो हिस्टामाइन कहलाता है। ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब बॉडी जो है ना लड़ रही होती है किसके खिलाफ, किसी एंटीजेंस के खिलाफ, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ लड़ रही होती है, तो बॉडी में हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है। इसके रिएक्शन में क्या होता है, नज़ला, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें इसके रिएक्शन हो जाती हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब ना, लाइक हिस्टामाइन का प्रोड्यूस होना गलत चीज़ नहीं है। कोई बॉडी बाहर से आई है तो फिर वो उसके फिर हिस्टामाइन प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसकी रिएक्शन नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। बट कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों को जैसे डस्ट एलर्जी होती है, अब डस्ट एलर्जी होती है, किसी फूड की एलर्जी होती है, तो डस्ट वगैरह नाक में जाता है, उसके बाद छींक शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, नज़ला शुरू हो जाता है। चूँकि बॉडी को लगता है कि ये जो डस्ट आया ना, ये भी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई पैथोजन है, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है, वो हिस्टामाइन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जबकि ज़रूरत नहीं होती है, चूँकि वो तो जस्ट धूल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा, ये बॉडी का रिएक्शन होता है इस चीज़ पे, तो वो एलर्जी कहलाती है कि फलां को तो डस्ट एलर्जी है उसको। तो एलर्जी किसे कहते हैं? हिस्टामाइन लेवल बॉडी में बढ़ता है डस्ट वगैरह की वजह से, किसी फूड की वजह से समटाइम एलर्जी होती है। तो ये जो ड्रग्स होती है ना एंटी एलर्जिक, रिजिक्स वगैरह, तो ये क्या करती हैं बेटा, ये हिस्टामाइन लेवल को बॉडी में कम करते हैं, रिड्यूस करती हैं। अगर हिस्टामाइन लेवल बढ़ गया तो उसको कम कर देती हैं ताकि एलर्जी के जो सिम्टम्स है, नज़ला, खांसी, जुकाम, ये ख़त्म हो सके। अब इसके एग्जाम्पल में क्या मेडिसिन है जो बुक में लिखा हुआ है, दिस इज डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। डाइफिनाइल हाइड्रामाइन इसका जो है ना वो केमिकल नेम है, दुकान में इस नाम से नहीं मिलेगा आपको डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, दुकान में आपको मिलेगा एसिफाइल के नाम से। ये एसिफाइल सिरप होता है, खांसी नज़ले में, एलर्जी में इस्तेमाल करते हैं ना। वैसे रिजिक्स भी है, बट रिजिक्स का फार्मूला ये नहीं है, वो डाइफिनाइल हाइड्रामाइन नहीं होता है, रिजिक्स एक अलग फार्मूले पर बनता है। ये जो एसिफाइल सिरप जो होता है, जो छोटे बच्चों को भी पिलाया जाता है खांसी में, या नॉर्मल भी बड़े भी पीते हैं एसिफाइल, तो एसिफाइल सिरप जो होता है ना, उसके अंदर ये, उसके नीचे ब्रैकेट में आप देखना कभी अगर आपके घर पर रखा है तो डाइफिनाइल हाइड्रामाइन लिखा होगा। तो ये एंटी एलर्जिक होता है, एलर्जी जो है ना उसको ख़त्म करता है, कि अगर आपको नज़ला, खांसी एलर्जी की वजह से हो रहा है तो उसको डाउन कर देगा। बस समझ आ गई? तो ये हमारे पास एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं जो हिस्टामाइन लेवल को डाउन करते हैं। हिस्टामाइन क्या चीज़ होता है? एक ऐसा केमिकल है जो हिस्टिडाइन के डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, मेडिकल वाले अक्सर इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे बस, लेकिन ये है कि इंजीनियरिंग वाले भी समझे इस चीज़ को। एंटी मलेरियल मेडिसिन, लास्ट एंटी मलेरियल मेडिसिन। एंटी मलेरियल मेडिसिन का क्या मतलब होता है? जो मलेरिया के खिलाफ काम करे, एंटी मलेरियल मेडिसिन। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया के इलाज के लिए। मलेरिया आपको पता है कि मच्छर के काटने से होता है। एनाफिलिस फीमेल एक मॉस्किटो होती है जिसके काट से वो प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर, जो इंजेक्ट कर देती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये तो पता है आपको, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा नहीं इतनी कहानी इसकी ना, पे बुक में लिखी है तो आपको भी नहीं लिखनी है। तो ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए जो दवाई हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है ना वो इसका केमिकल है क्लोरोक्विन। मार्केट में ब्रांड नेम इसका बासोक्विन होता है। बासोक्विन नाम सुना होगा आपने, मलेरिया जो होता है ना तो बासोक्विन देते हैं उसको, फिर या आर्टिम भी देते हैं अक्सर उसमें, है ना। तो बासोक्विन जो होता है वो असल में ये क्लोरोक्विन ही होता है, उसका केमिकल नेम है ये बासोक्विन का, जो नॉर्मली मलेरिया जब किसी को होता है, सर्दी लग के बुखार आता है तो उस वक्त यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो बड़े आसान टॉपिक है, तो मतलब लेकिन बहुत सारी चीज़ें काम के एमसीक्यूज बन सकते हैं। याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो किससे कहा जाता है? जिनमें दवाइयाँ बनती हैं, जिसमें ड्रग्स बनते हैं। अब दवाई कितनी तरह की होती है? दवाइयों के मैंने यहाँ पर 7 किस्में लिख दी हैं। एक हमारा एनाल्जेसिक जो पेन रिलीवर है जैसे कि एस्प्रिन। एक हमारे पास एंटीबायोटिक है, जरासीम से लड़ता है, दैट इज़ पेनिसिलिन, जब फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर, जैसे पैरासीटामोल। एंटी फंगल मेडिसिन जो फंगस को ख़त्म करते हैं, दैट इज़ फ्लूकानजोल। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करके आराम देते हैं दर्द से, दैट इज़ आइबोप्रोफिन, मार्केट में ब्रोफिन के नाम से मिलता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो हिस्टामाइन लेवल को बॉडी में डाउन करते हैं, दिस इज़ लाइक जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। ठीक है, ये इस नाम से याद करना है। ऐसी फाइल तो मैंने खुद ही लिखा है, बुक में नहीं लिखा हुआ है, मतलब अगर सर्च करोगे तो यही दवाई है। ठीक है, तो मुझे भी पहले इतना नहीं पता था लाइक इतने ख़ास इस चीज़ के बारे में, जो इतना दवाईदार से पता हम यूज़ नहीं करते। बच्चों के लिए दवाइयाँ बड़ी यूज़ होती हैं,
मतलब एक अलग से पूरा एक कैबिनेट होता है दवाइयों का। तो ऐसे मेरे बेटे बेटी है ना, तो उसमें यही होता है, छोटा है तो पूरे एक अलग कैबिनेट होता है दवाइयों का उनके लिए। 36 दवाइयाँ उसमें रखी होती है, पूरा मेडिकल स्टोर होता है मिनी किस्म का। राइस और बच्चों को लेना पड़ता है कभी भी, क्योंकि वो कभी भी बीमार पड़ जाता है, नज़ला खांसी उनका कांस्टेंट होता है। तो वो हर दवाई उसके बाद मुझे समझ में आया इसका दवाई का ये नाम, इसका फार्मूला ये, वरना अपने दौर में कभी पता नहीं था। ऐसे ही आपको भी नहीं पता, बाद में जाकर पता लगेगा दवाइयों के नाम क्या क्या होता है, और सबको पता लग जाता है फाइनली, ठीक है। तो ये मुझे यहीं से पता लगा। एसिफाइल मुझे याद वहीं पर आया कि एसिफाइल बच्चों को पिलाया जाता है खांसी में। जब खांसी होती है बेटे बेटी को, तो हम लोग एसिफाइल पिलाते हैं। तो उसमें यही होता है लाइक कि उसमें नीचे लिखा होता है लाइक डाइफेनाइलहाइड्रामाइन, ठीक है। मतलब इंसान ऑब्जर्व करे तो उसको बहुत चीज़ें आपको घर में मिलेंगी आसपास। इसके बाद एंटी मलेरियल मेडिसिन, तो ये मलेरिया के खिलाफ काम करते जैसे क्लोरोक्विन है, ठीक है बेटा, हो गया, सही है, दैट्स इट। तो ये समझ में आया सबको, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सवाल है क्वेश्चन? बस बुक में इतना ही था, तो इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा तो बहुत डिटेल में आ सकते हैं। पता अगर जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। हम तो इतना, ऐसा नहीं कि इतना पढ़ ले कि वो डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बेसिक है, ये अक्सर बच्चों को पहले से पता भी था। या मेडिकल स्टोर में एक हफ्ता बैठ देंगे तो आपको ये सब पता लग ही जाएगा कि मेडिसिन क्या है, क्या काम है, सही है ना भाई। लेकिन इतना सा याद रखना है, मतलब एटलीस्ट कि अगर आपको सवाल आ जाए ना तो बोर्ड एग्जाम में, तो हम उसको अटैम्प्ट करें। सही, क्लियर है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है। इंजीनियरिंग वालों तो मसला नहीं था ज़्यादा, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई मैंने मेडिकल टर्मिनोलॉजी से सवाल नहीं किए। मैंने कोशिश की है कि सिंपल वर्ड्स में लिख दूँ, तो ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स ना आए, ठीक है, जो बायो से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स पर आते हैं। पेस्टिसाइड किसे कहा जाता है, तो ये भी लिखे नहीं उसको, अभी आप छोड़ दें, भी कंप्लीट करा के लिखेंगे। पेस्टिसाइड किसे कहते हैं? पेस्टिसाइड में कीड़े मार दवाई वगैरह, पेस्टिसाइड्स, ये अलग टॉपिक है, ये डिफरेंट टॉपिक। ये एक सवाल कंप्लीट हो गया। अगर एक सवाल है लॉन्ग में तो आप ये कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, नहीं तो पेस्टिसाइड का कोई सवाल आ जाएगा। तो पेस्टिसाइड किसे कहा जाता है? केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। वो केमिकल जो पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पेस्टिसाइड कहा जाता है। देखो साइड का जो वर्ड होता है ना, साइड का वर्ड, इसका मतलब मैंने आपको बताया था शायद इससे पहले कि किलिंग होता है ना भाई। साइड का जो वर्ड आता है ना उसका मतलब होता है किलिंग, किसी भी वर्ड में आ जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। सुइसाइड, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किसी एक इंसान की किलिंग, सुइसाइड। इस तरह होमिसाइड एक वर्ड होता है, ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं होमिसाइड, कि अगर किसी एक घर के सारे फर्द को मार दिया जाए तो उसको होमिसाइड कहा जाता है, किलिंग ऑफ अ होम। इस तरह मैट्रीसाइड, किसी की माँ का कत्ल हो जाए तो दैट इज मैट्रीसाइड, मैट्रॉन से निकला। पैट्रीसाइड, पैट्रॉन मतलब बाप का किसी का कत्ल हो जाए तो पैट्रीसाइड, ठीक है। इसी तरह से रेजिसाइड, रेजिसाइड मीन्स अगर किसी बादशाह को कत्ल कर दिया जाए दैट इज रेजिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट की किलिंग। हर्बिसाइड मतलब हर्म्स की किलिंग। जर्मिसाइड मतलब जर्म्स की किलिंग, है ना। फंजीसाइड मतलब फंगस की किलिंग, ठीक है। इसी तरह से एक होता है जेनोसाइड, जेनोसाइड द किलिंग ऑफ अ जनरेशन, एक नस्ल को मिटा देना, जैसे कि हिटलर ने किया था। होलोकास्ट जो था, होलोकास्ट हुआ था ज्यूश जेनोसाइड, यहूदियों का जेनोसाइड था वो, कि यूरोप से यहूदी का नस्ल मिटा दो, लेकिन नहीं मिटा सका था वो, बट अच्छा खासा तो ख़त्म कर दिया था। इसी तरह से गाज़ा में जो नवंबर में जो भी स्टार्ट हुआ 7 नवंबर से, तो वो एक अटैक था, पहले वॉर था, जो वॉर लड़ी गई और कुछ दिन शायद 2 दिन वॉर लड़ी गई। उसके बाद जाहिर सी बात है शिकस्त हो गई, मतलब गाज़ा को। उसके बाद इसराइली आर्मी क्या चले गई, उसके अंदर चले गए गाज़ा के अंदर, और गाज़ा के अंदर उसने अस्पतालों में बमबारी शुरू कर दी, घरों में बमबारी शुरू कर दी। दैट इज़ अ जीनोसाइड। नाउ इट इज़ नो मोर अ वॉर, लिखा आता ना कि नाउ इट इज़ नो मोर अ वॉर, इट इज़ अ जीनोसाइड। अभी जंग खत्म हो गई, अब सिर्फ नस्ल कशी शुरू हो गई है, जिसमें इसराइल चाह रही है गाज़ा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, सरफरोशी से मिटा दिया जाए एक एक बंदे को। ये आप जानते हैं वो तो जो कुछ हो रहा है, 3 महीने हो गए, उसके ऊपर ही हो गए। तो लाइक कहने का मकसद जीनोसाइड। तो साइड का वर्ड जब भी आता है ना, होता है किलिंग ऑफ समथिंग, CID साइड, ये एक रूट है, लाइक एक सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो पेस्टिसाइड मतलब किलिंग ऑफ पेस्ट, मतलब ऐसे ही कोई नॉलेज से हम निकाल सकते हैं ना मीनिंग। पेस्टिसाइड मतलब किलिंग ऑफ पेस्ट। पेस्ट किसे कहा जाता है? पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, मतलब फसलों के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो भले वो प्लांट्स हों, भले वो एनिमल्स में से हों, इंसेक्ट्स में से हों, कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो कि फसलों के लिए, एग्रीकल्चर, ज़राअत, खेती बाड़ी के लिए नुकसानदा हो, उनको पेस्ट कहा जाता है। उनको ख़त्म करना ज़रूरी है, और जिन चीज़ों से उनको ख़त्म किया जाता है उन केमिकल्स को कहा जाता है पेस्टिसाइड। खुद से लिख सकते हैं आराम से डेफिनेशन इसकी। अब पेस्टिसाइड 3 तरह के होते हैं, 1 2 3, 3 टाइप्स के होते हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंजीसाइड। अब ऐसे भी नाम समझ में आ गया। इंसेक्टिसाइड मतलब किलिंग ऑफ इंसेक्ट, तो दे आर यूज टू किल इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सारे कीड़े मकोड़े नहीं, जो मतलब जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स तो अच्छे भी होते हैं, जैसे कि लेडी बग का नाम सुना होगा आपने,
लेडी बग को अक्सर जब भी कार्टून कैरेक्टर में दिखाया जाता है पॉजिटिव कैरेक्टर उसका दिखाया जाता है, दोस्त इंसान की, किसान की दोस्त कहा जाता है ना, द फ्रेंड ऑफ फार्मर, लेडी बग। तो चूंकि वो जो है ना वो बाकी और जो लार्वा वगैरह होता है उनको खाती है, वो जो फसल को नुकसान पहुंचाता है उनको ख़त्म करते हैं लेडी बग, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड हम हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको पता है कि लार्वा होता है मुख्तलिफ़ किस्म के, सुंडिया जिनको हम कहते हैं, अमेरिकन सुंडी और इस तरह से नाम होते हैं उनके, अगर आपने कभी सुना हो तो नाम होते हैं उनके, अमेरिकन सुंडी, दुम्बी सुट्टी, अलग अलग नामें होती हैं। उर्दू में बता रहा हूँ, पता नहीं इंग्लिश में कुछ कहते होंगे। हम जब छोटे थे तो उसमें प्रोग्राम्स PTV वर्ल्ड में आया करते थे ऐसे, PTV में, ठीक है। तो हम तो PTV वाले, हमारे केबल तो था नहीं हमारे बचपन में, तो PTV वर्ल्ड एक उसमें से ना एक चैनल था, उसमें दोपहर के टाइम में ना ये दिखाया करता था खेती बाड़ी और कितने किस्म के कीड़े मकोड़े खेतों में लगते हैं। चूँकि वो पूरे पाकिस्तान के एक चैनल था तो किसानों को भी दिखाना था, हर किसी के लिए उसमें बनता था। अब तो हर बंदे के लिए अलग चैनल्स बने हुए, ठीक है, हर तरह के उसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो पेस्टिसाइड कहा जाता है, पेस्टिसाइड मतलब इंसेक्टिसाइड, मतलब जिनको इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करें। अब बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें से एक हमें यहाँ पर लिख रहे DDT, अगर कभी सुना आपने DDT, है ना, मच्छरों वगैरह को मारने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते थे DDT, लेकिन टॉक्सिक होता है, अब इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है मच्छरों को मारने के लिए। DDT की फुल फॉर्म मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दी, आपको याद नहीं करनी है फुल फॉर्म, मैंने नॉलेज के लिए लिखी है। D से डाइक्लोरो, D से डाइफिनाइल, T से ट्राइक्लोरोथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, दैट इज कॉल्ड DDT। तो ये पूरा नाम है, D से डाइक्लोरो, फिर D से डाइफिनाइल, फिर T से ट्राइक्लोरोथेन, शॉर्ट में इसको DDT कहा जाता है। ये एक इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मकोड़े वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना है, अगर मैं ऐसे बना दूँ DDT का स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर इथेन बना देता हूँ, ये इथेन हमने बना दी, इथेन बन गया। उसके बाद डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, तो एक तरफ हम क्या कर दें, 3 क्लोरीन लगा दें, तो ये हो गया हमारे पास ट्राइक्लोरोइथेन बन गया। अब डाइक्लोरो डाइफिनाइल बनाना रह गया ना, अब डाइक्लोरो और डाइफिनाइल, ठीक है, मतलब 2 फिनाइल और 2 क्लोरो ग्रुप यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखो किस तरह से अटैच हो जाएगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर हम लगा दें, फिर यहाँ पर 2 तरफ हम यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं, लेट से ना, एक बेंजीन रिंग ये रहा, ऐसे ही मैं बना कर दिखा रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन सकता है। और इसके साथ एक तरफ क्लोरीन लगा दें, इसकी तरह एक तरफ क्लोरीन लगा लें, दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल, दैट इज ट्राइक्लो, और ये 2 कार्बन यहाँ पे इथेन हो गए। तो स्ट्रक्चर इसका अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो DDT कहते हैं ना, मतलब पूरा नाम इसका हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, शॉर्ट में पूरी दुनिया इसको DDT बोलती है। इतना बड़ा नाम कौन लेगा, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरो, मतलब बहुत बड़ा नाम है ना। तो शॉर्ट में किसान वगैरह इसको DDT बोलते हैं कि यार DDT का स्प्रे करना है। वो मैट्रिक पास भी नहीं होते हैं, मतलब 5वीं पास भी नहीं होते, लेकिन उनको पता होता है DDT क्या चीज़ है, वो कीड़े मारने के लिए किसान खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। शायद उनमें से किसी को पता ना हो DDT की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन हम जो कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम तो खेती बाड़ी नहीं करनी है ना हमें, कि हमें बस नाम पता हो तो बस आगे बढ़ जाएंगे, हमें तो पढ़ के पेपर में करना है ना, तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल में। और जो उसको यूज़ कर रहा है भले उसको सिर्फ DDT भी पता तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट है हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड किसे कहा जाता है, दैट इज किलिंग ऑफ द हर्ब्स। तो दे आर यूज टू किल वीड्स, इनको वीड्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीड्स किसे कहा जाता है, वीड कहा जाता है जंगली घास को, जो जंगली घास होती है ना उसको वीड कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पौधे वगैरह उगे होते हैं उनके नीचे ही घास उग जाती है बहुत सारी। अब वो जो घास होती है ना वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को खींच रही होती है पौधे में से, और पानी भी खींच रही होती है। तो इससे क्या होता है, जो पौधा या दरख्त होता है ना वो मुरझा जाता है और घास ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इसलिए अक्सर क्या होता है, घास को नोच नोच के हम लोग निकाल लेते हैं, गमलों से भी निकाल देते हैं। अगर गार्डनिंग आती है, बागबानी आती है, तो शायद आपको पता होगा कि हमेशा घास को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो पानी ना वो सूंघ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको वीड्स कहा जाता है। तो वीड्स को मारने के लिए हम लोग हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हर्ब्स को क्लीन करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए। जैसे एग्जांपल है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको फार्मर 2,4-D कहते हैं, 2,4-D, 2,4-D। अब 2,4 तो समझ में आ गया, यहाँ पे 2 डी से मुराद क्या है, सिर्फ D कहते हैं ना, D पूरा है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो 2,4-D, बस यहाँ से यहाँ तक किसान उसको 2,4-D बोलते हैं बस, ठीक है। बहुत बड़ा नाम हो गया ना, लेकिन हम स्टूडेंट है तो हमें पता होना चाहिए पूरा। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर मैं पहले एसिटिक एसिड बना दूं तो ये हमारा एसिटिक एसिड है, तो ये 2 कार्बन आ गया, ये एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। इसके बाद क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, क्या, सॉरी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी, सॉरी फिनॉक्सी लगाते हैं। अब फिनॉक्सी मतलब ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन लग गया तो ये फिनॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ फिनाइल ग्रुप लग गया, तो ये हमारे पास फिनॉक्सी हो गया। अब अगर नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4 5 6,
2 पर क्लोरो और 4 पर क्लोरो, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेते हैं हम, CH डी से यहाँ पर बन जाएगा। तो ये देखो, ये एसिटिक एसिड है, ये फिनॉक्सी ग्रुप लगा है और उसमें 2 और 4 पर क्लोरो है, तो ये हो गया 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर आप गूगल करेंगे, बुक में नहीं बना हुआ ये सब, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए आपकी, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये एक क्या होता है बेटा, ये एक हर्बिसाइड होता है जो क्या करता है कि वीड्स वगैरह जो है ना, जंगली घास को खत्म करने के लिए किसान वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज फंजीसाइड। फंजीसाइड किलिंग ऑफ फंगस, फंगस को मारने के लिए, चूंकि फंगस भी आपको पता है पौधों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, लीव्स वगैरह को, पत्तों को। दे आर यूज टू किल फंजाई। किंगडम फंजाई एक अलग किंगडम है, उसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज हमारे पास आते हैं, ठीक है, किंगडम है पूरा ना एक फंजाई का, ठीक है। तो उसमें मशरूम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मशरूम्स वगैरह इन सारी चीज़ों को। तो इसकी एग्जाम्पल में एक बस एक नाम याद रखना है, मैंकोजेब। तो मैंकोजेब एक फंजीसाइड है जो फंगस को किल करता है, ठीक है। ये केमिकल है जो फार्मर्स वगैरह यूज़ करते हैं। बस यहाँ पर ये टॉपिक आपका, मतलब ये कुछ टाइप्स किसके कंप्लीट हो गए। तो मैंने क्या बताया कि पेस्टिसाइड हर वो चीज़ जो कि पेस्ट को मारे, वो केमिकल जो पेस्ट को किल करने के इस्तेमाल किए जाते हैं। पेस्ट किसे कहा जाता है, जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, पेस्ट। और कितनी तरह के पेस्टिसाइड होते हैं, 3 तरह के। एक इंसेक्टिसाइड होता है जो इंसेक्ट्स को किल करता है, जैसे कि DDT। एक होता है हर्बिसाइड जो हर्ब्स को किल करता है, वीड्स को किल करता है, जैसे मैंने आपको बताया 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक होता है हमारे पास फंजीसाइड जो क्या करता है, फंगस को किल करता है, जैसे कि इसमें मैंकोजेब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग मैंने क्या डाली, इसी से लिंक करता है भाई, ये टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड। अब जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है ना किसान वगैरह, उसके टॉक्सिक जहरीले इफेक्ट्स भी होते हैं। चूँकि अगर ये जहरीला है ना, अगर इंसेक्ट्स के लिए, तो इंसानों के लिए भी टॉक्सिक है ये। अगर ये कीड़े मकोड़ों के लिए या फिर फंगस वगैरह के लिए अगर ये लाइक टॉक्सिक है, तो इट इज़ टॉक्सिक फॉर अस एज वेल, ये हमारे लिए भी टॉक्सिक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिखनी होगी कि पेस्टिसाइड्स कैन कंटेमिनेट सॉइल, वाटर एंड एयर लीडिंग टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। कि जो पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है ना, जो हम स्प्रे करते हैं फसल के ऊपर, तो वो गंदा कर देता है, कॉन्टेमिनेट, आलूदा कर देता है मिट्टी को भी, वाटर पानी को भी, चूँकि पानी नहरों के जरिए जो पानी आ रहा होता है, नहरों के पानी को भी, एंड एयर और हवा में भी शामिल हो जाते हैं वो सारे सब्सटेंसेस। तो लीडिंग टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, जिससे क्या होता है, इंसान के अंदर भी टॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, जानवरों के अंदर, और पूरा माहौल आपका गंदा हो जाता है। तो एक तरह का पॉल्यूटेंट होता है ये किस्म का जो पेस्टिसाइड होता है। जैसे कि इंसानों के अंदर भी रिस्पायरेटरी मसाइल आ सकते हैं, नर्वस सिस्टम के मसाइल इसकी वजह से आ सकते हैं, तो बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से हो सकते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं किसके बेटे, पेस्टिसाइड के। तो ये इस्तेमाल तो करना है, चूँकि खेती बाड़ी तो करनी है लोगों, वरना तो लोग भूख से मर जाएंगे अगर पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करोगे तो किसी एक तरह से तो मरना ही है। तो बेहतर है कि उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स, हिफाजती इकदाम किए जाए। सेफ्टी मेजर्स क्या है भाई, एक तो इंसानों के लिए, हम और हमारे और आपके लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपर्ली बिफोर ईटिंग। खाने से पहले फलों को, सब्जियों को और बाकी अनाज वगैरह जो है उनको सही तरह से धोया जाए, वॉश किया जाए, उसके बाद खाया जाए। चूँकि उसके अंदर जाहिर सी बात है, हो सकता है पेस्टिसाइड वगैरह के उसमें कुछ ना कुछ रिमेन्स मौजूद हों, तो आपकी बॉडी में हमारी आदत होती है, सिंपल सी बात है, कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं उसको धो देते हैं, तो उसको वॉश करके खाया जाए। और फार्मर्स शुड फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, और किसान जब यूज़ कर रहे हो इन चीज़ों को, तो मास्क वगैरह, गैस मास्क जो भी हो सके, या दस्ताने, ग्लव्स वगैरह उसको पहन कर ये करें, ताकि वो भी इसका शिकार ना हो जाए इसकी टॉक्सिक नेचर का। क्योंकि जो चीज़ जो है वो प्लांट्स, दूसरे इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है, वो आपके लिए भी टॉक्सिक है। बात समझ में आ गई कि आसान टॉपिक है, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया था, बस ये याद करने की चीज़ है। रट्टाफिकेशन पूरा है ओवरऑल, थोड़ा समझ लोगे तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, खुद ही से डायरेक्ट पेपर में लिख लोगे, ठीक है, बस समझ लिया तो कोई मसला यहाँ तक। कोई सवाल करना है किसी को? नो क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है, कोई मसला समझ में आ रही है सारी बातें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस्मेटिक्स पर। अब ये थोड़ा गर्ल्स के लिए ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग हो सकता है, या आपको बोले ऑलरेडी पता है, बॉयज़ को भी पेपर में आ सकता है, तो बॉयज़ के लिए भी पढ़ना है। ये बुक का टॉपिक है, मैंने अपने भर्ती से नहीं लिखा है। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स की केमिस्ट्री क्या है भाई? अब कॉस्मेटिक में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्योंकि केमिकल्स ही है कुछ ना कुछ वो भी, तो और इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज है, फैक्ट्रीज़ है, मेडोरा है, स्विस में से बहुत सारे, तो वो उनमें बनाया जाता है उसको, कंपनीज़ में बड़ी बड़ी, तो दैट इज़ कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक किसे कहा जाता है? द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम, जो कॉस्मेटिक का वर्ड आया कहाँ से, पहले ये समझो। कॉस्मेटिक का वर्ड ग्रीक एक यूनानी लफ्ज से निकला है, कॉस्मेटिको। कॉस्मेटिको से आया है। कॉस्मेटिको
के मतलब क्या होते हैं? ब्यूटिफाइंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। जो स्किन है उसकी कॉम्प्लेक्शन को खूबसूरत बना देना, स्किन की कॉम्प्लेक्शन को बेहतर बना देना, दैट इज, उसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते थे कॉस्मेटिको, और इसी कॉस्मेटिको से कॉस्मेटिक इंग्लिश का एक वर्ड ड्राइव हो गया। तो उसकी पहली बात ये रखनी है कि कॉस्मेटिक का वर्ड कहाँ से आया, तो कॉस्मेटिको से आया है। और कॉस्मेटिको क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन को जो है वो ब्यूटीफाई करना, उसको बेहतर बनाना, उसको खूबसूरत बनाना, ठीक है, दैट इज कॉस्मेटिको। सही है, तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ, तो ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिको से हुआ है। कॉस्मेटिक्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ फेस, बॉडी, नेल्स और हेयर्स। कॉस्मेटिक्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है इनहेंस करने के लिए फेस के अपीयरेंस को, बॉडी अपीयरेंस को, नेल्स मतलब नाखून को, या फिर बालों के अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको कॉस्मेटिक कहा जाता है। दैट्स रियली सिंपल, मतलब इसको याद करने, केमिस्ट्री से रिलेट करता भी नहीं है, तो कॉमन डेली लाइफ की एक बात है जो उसमें लिखी गई है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक या एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्मेटिक कह सकते हैं, तो बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। तो या 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं। गर्ल्स उसके ऊपर ऐसे लिख सकती है एक टाइप के ऊपर, ठीक है। तो हम तो इतना ही लिखेंगे इतना बॉयज़ भी लिख पाएँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ही लिखेंगे। तो 5 टाइप्स के जो है वो कॉस्मेटिक्स हैं, उनको क्या करना है, उनकी कंपोजिशन वगैरह उसमें लिखनी है, ठीक है। जो उनको यूज है जिसमें लिखना है, दैट इज लिपस्टिक, नेल पॉलिश रिमूवर, हेयर डाइज और परफ्यूम्स। तो ये कॉस्मेटिक आइटम से 5 किस्म के, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब ये तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये 5 को सिर्फ लिखना है, ठीक है, सही है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है दैट इज लिपस्टिक। इट इज़ यूज टू कलर एंड मॉइस्चराइज लिप्स। तो ये किस लिए होता है? ये लिपस्टिक जो है वो कलर के लिए होता है, कलर देने के लिए, और स्लैब मॉइस्चराइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लिप्स को, ठीक है, ताकि ड्राइनेस खत्म करने के लिए। इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्स, पिगमेंट, फ्रेगरेंस एंड मॉइस्चराइजिंग एजेंट। 4 चीज़ों का मिक्सचर होता है। लिपस्टिक जो होती है उसमें 4 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो वैक्स होता है, जो वैक्स जो मेन जो अप्लाई किया जाता है वो वैक्स होता है, मोम जिसको हम कहते हैं। वैक्स के अलावा पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब कलर, पिगमेंट कलर को कहते हैं, जो भी शेडिंग आ रही है, कलर उसका आ रहा है वो। फ्रेगरेंस, उसमें कोई खुशबू भी होती है, चूँकि वैक्स की अपनी खुशबू कुछ भी नहीं होती है, या उसकी अलग से एक ऑफ सेट उसका एक स्मेल होती है। वैक्स की जो स्मेल होती है ना, ऑफ स्मेल होती है, बिल्कुल बेकार स्मेल होती है। तो उसको उससे बेहतर उसके लिए कोई फ्रेगरेंस उसमें ऐड कर देते हैं किसी भी तरह की। एंड मॉइस्चराइजिंग एजेंट, और मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी होता है जो कि ड्राइनेस खत्म करता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक लिपस्टिक के अंदर 4 चीज़ें मौजूद होती हैं केमिकली। तो एक आपके पास होता है इसमें वैक्स, पिगमेंट, फ्रेगरेंस और मॉइस्चराइजिंग एजेंट, ये 4 चीज़ें होती हैं। ये सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, यही 4 चीज़ें होंगी जिसकी वजह से लिपस्टिक बनेगा। अच्छा, इसको इससे क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? कलर देने के लिए, लाइक फॉर गिविंग अ कलर टू द लिप्स एज वेल एज टू मॉइस्चराइज इट इन ड्राई सीजन, ड्राई वेदर, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है, कोई मसला इसमें समझ में आने, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। नेल पॉलिश की बात करते हैं। ये पेपर में आगे तो ऐसे ही लिख देंगे भाई, ये तो केमिस्ट्री, फिर बच्चे बोलते हैं फेल हो जाते हैं, इसमें भी आता है, तो बोलते हैं कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंट इस साल के नहीं है। तो भाई ये तो लिखने में क्या जाता है, उसको खुद ही लिख लो। नेल पॉलिश की बात करते हैं। नेल पॉलिश या नेल पेंट जिसको कहा जाता है। इट इज़ यूज टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ नेल्स, नेल्स के अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए, एनहेंस करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिसाइजर एंड फिल्म फॉर्मर। इसमें 3 चीज़ें होती हैं नेल पेंट के अंदर, नेल पॉलिश के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो पिगमेंट हो सकता है, जो कि उसके भी शेड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं। उसके साथ प्लास्टिसाइजर होता है, प्लास्टिसाइजर जो उसको प्लास्टिक अपीयरेंस देता है, प्लास्टिक जैसा वो लग रहा होता है, वो नेल्स पे अप्लाई किया जाता है तो प्लास्टिक जैसा लगता है, प्लास्टिसाइजर उसको कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल कोई होता है। और साथ में फिल्म फॉर्मर, मतलब चिपकाने वाले कोई चीज़ होते हैं जो आपके नेल्स पे क्या कर सके, उसको चिपका सके, उसको स्टिक कर सके, तो वो हमारे पास कराते हैं फिल्म फॉर्मर। तो पुराने वक्तों में तो फिल्म फॉर्मर जो होता था वो बड़ा परमानेंट टाइप का होता था, जिसको अगर लगा लिया जाए तो मतलब वो फिर छूटता नहीं था, फिर उसको छुटाना बड़ा मुश्किल हो। अब तो पील ऑफ जो होते हैं तो पील ऑफ में डायरेक्ट छूट जाता है वो, तो वो उसमें प्लास फिल्म फॉर्मर जो है ना वो डिफरेंट टाइप का इस्तेमाल करते हैं, अब नहीं इस्तेमाल करते। तो नेल पॉलिश रिमूवर की बात करते हैं। तो नेल पॉलिश रिमूवर क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉरी नेल पॉलिश समझ में आ गया ना, बेसिक के इनहेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 चीज़ें होंगी उसके अंदर, एक पिगमेंट होगा जो कलर देगा, प्लास्टिसाइजर जो प्लास्टिक जैसी एक वो फिल्म बनाएगा, फिल्म फॉर्मर जो उसको चिपकाएगा आपके नाखूनों में, ठीक है, क्लियर है तो मसला। नेक्स्ट है नेल पॉलिश रिमूवर, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे, थिनर भी जिसको आप लोग कहते हैं। तो जो परमानेंट जो है ना वो जब नेल पॉलिश इस्तेमाल की जाती थी तो वो थिनर से या नेल पॉलिश रिमूवर से मिटाया। अब पील ऑफ है तो अब जरूरत नहीं पड़ती उसकी, पहले जो है वो ये भी इस्तेमाल किया जाता था। नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, ये क्या होता है, चूँकि नेल पॉलिश जो होती है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती है। अब ऑर्गेनिक चीज़ होती है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट होता है, तो दैट सी बात है पानी लग जाता है तो पानी लगने से कुछ भी नहीं होता है। तो लाइट डिजॉल्व लाइक की बात आप जानते हैं
कि एक नॉन पोलर चीज़ को हमेशा दूसरी नॉन पोलर चीज़ें डिजॉल्व कर सकेगी। तो अब नेल पॉलिश अगर लगा लिया गया परमानेंट वाला तो वो पानी से कभी नहीं छूटेगा। हाँ, वो पेट्रोल से छूट सकता है, वो मिट्टी तेल से छूट सकता है, वो थिनर से छूट सकता है, स्पिरिट से छूट सकता है, हर नॉन पोलर चीज़ से वो छूट सकता है। ठीक है, तो अब नेल पॉलिश रिमूवर जो यूज़ करते हैं ना, जिसको थिनर कहा करते थे, उसमें जो केमिकल यूज़ किया जाए, उसमें जो लिक्विड यूज़ किया जाता है वो एसीटोन होता है। एसीटोन तो आपको पता है ना, प्रोपेनोन, डाइमिथाइल कीटोन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। ठीक है, तो वो जो है ना, वो नेल पॉलिश रिमूवर जिसको थिनर कहते हैं ना, उसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में डाला होता है एसीटोन। ठीक है, तो वो बड़ा वोलेटाइल टाइप का होता है, काफ़ी ज़्यादा ना, हवा में उड़ जाते थे इससे। तो पहले उससे क्या करते थे बेटा, नेल पॉलिश को, नेल पेंट को रिमूव किया करते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हेयर डाइज। हेयर डाइज मतलब बालों का रंग या बालों को कलर करने वाला केमिकल। हेयर को डाई किया जाता है, बालों को डाई किया जाता है, तो बालों को डाई करने वाला ये भी कॉस्मेटिक आइटम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दे चेंज कलर ऑफ हेयर्स। हेयर डाइज क्या करते हैं कि बालों के रंग को तब्दील कर देते हैं। इट कैन बी टेम्पोररी और परमानेंट, ये भी दो तरह का हो सकता है। एक तो टेम्पोररी हेयर डाई होता है, जो क्या होता है कि आप लगा लें, उसके बाद कलर वॉश करने पर 2-3 बार अगर आप हेयर्स को वॉश करें तो वो कलर छूट जाएगा। और एक होता है परमानेंट, जो बालों को परमानेंटली कलर चेंज कर देता है। लेकिन वो जाहिर सी बात है, जब बाल बड़े होंगे तो सूरत में क्या होगा कि वो फिर वो नॉर्मल कलर दोबारा आ जाएगा। तो दो तरह के आपने देखे होंगे कि हेयर डाई, एक तो टेम्पोररी होता है और एक परमानेंट हेयर डाइज होते हैं। टेम्पोररी वो होता है जो कि वॉश करने से ख़त्म हो जाएगा, जो अक्सर उसमें यूज़ करते हैं मूवीज़ वगैरह में, शूटिंग वगैरह जब कर रहे होते हैं ना, तो उसमें अगर यूज़ करना है तो उसमें टेम्पोररी यूज़ करते हैं, ताकि जो है वो शूटिंग ख़त्म हो जाए तो वो बाल को वॉश करके दोबारा नॉर्मल अपने उस पर आ जाए पेरेंट्स में। लेकिन नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं वो परमानेंट करते हैं, ताकि लंबे अरसे तक बाल का कलर, जैसे वाइट बाल है तो वो ब्लैक हो जाए इस तरह से, या ब्राउन हो जाए, तो इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लंबे अरसे तक वो कलर रहे। लेकिन वो भी क्या होता है, जब बाल बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है, वो कलर चेंज हो जाता है दोबारा से, तो दोबारा डाई करना पड़ जाता है, ऐसे होता है ना। तो ये हेयर डाइज कहलाते हैं। हेयर डाई बालों का रंग जिसको हम कहते हैं, फिर मसला कोई, ये बालों के रंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट और टेम्पोररी दो तरह के हेयर डाइज होते हैं, और कुछ याद ना रखें। परफ्यूम्स उसके बाद लास्ट है। परफ्यूम्स क्या होते हैं, दे आर मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक का पता है ना, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले, तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, उसको अपने ड्रेसेस में अप्लाई करते हैं और ये खुशबू या एक फ्रेगनेंस देती है, सिंपल सी बात है, परफ्यूम इसको कहा जाता है। तो बहुत एक कितनी कॉमन सेंस वाले, कितनी बेसिक एक जनरल बात इसके अंदर बताई गई कॉस्मेटिक के बारे में आपको। तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि बॉयज़ की देखते भी मैंने लिख दिया है कि याद करने इतना मसला ना आए, मतलब ऐसा नहीं कि बॉयज़ बोलो सर हम तो यूज़ नहीं करता, हमें कैसे पता। तो ये बेसिक बातें तो पता ही है ना यार, इतना पता होता है हर किसी को, ठीक है, देयर इज़ नथिंग इन दैट। तो द सिंपल ब्यूटी पार्लर कोर्स तो नहीं करें ना यहाँ पर हम, कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, हमें बस सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ नहीं करना है। तो क्या बता रहा था मैं आपको, कॉस्मेटिक का जो वर्ड निकला है वो कॉस्मेटिको से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि अपनी कि स्किन को जो है वो उसकी कंप्लेक्शन को बेहतर बनाना। कॉस्मेटिक आइटम बहुत सारे होते हैं। लिपस्टिक बताया मैंने आपको, जो कि मॉइस्चराइज करता है लिप्स को, और उसके अलावा जो है वो कलर प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या चीज़ होती हैं, 4 चीज़ें बताई मैंने आपको, वैक्स होता है और पिगमेंट होता है, मॉइस्चराइज़र होता है और फ्रेगनेंस होती है। इसके बाद बताया, उसके बाकी चीज़ें समझ में आएंगी ना भाई, क्लियर को मसला तो नहीं रिपीट नहीं कर रहा मैं, ईजी। लास्ट टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद देखो एक टॉपिक होगा पॉलीमर, चैप्टर खत्म है, तो मतलब आधा घंटा भी बहुत इसकी तैयारी के लिए, इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो, है ना भाई। तो कहने का मकसद है जो नंबर आपके हैं फर्स्ट ईयर में, उससे आप सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ कर सकते हैं। खासतौर पे केमिस्ट्री में तो कर ही सकते हैं, इतने आसान चैप्टर्स हैं, इसमें तो और ज़्यादा इंक्रीज और बेहतर नंबर आप जो है वो गेट कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर का मान लेते मुश्किल केमिस्ट्री थी सर, न्यूमेरिकल था, डेरिवेशन था, तो फलाना था, इतना मुश्किल होता था। इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा खास, सिर्फ याद करने की बेसिक चीज़ है जो खुद से भी लिख सकते हैं। तो इसमें तो नंबर कम से कम नहीं घटे, अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता था या आपको डेरिवेशन से डर लगता था, कुछ इस तरह से, ताकि आप नंबर इंक्रीज़ कर पाएँ, जितना हो सके उतने नंबर आपके बढ़ सकें सेकेंड ईयर के अंदर, सही है। तो कोई बेसिक बात है, ऐसी बात जैसे कहानी सुना रहा हूँ कोई मैं, ये ऐसी चीज़ है। मार्कर देखो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, नहीं लिखी, ना कोई रिएक्शन लिख रहा हूँ ज़्यादा, ना कुछ कर रहा हूँ, स्टोरी लिखी हुई है बोर्ड पे, मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ, सही है ना भाई। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होता ही यही है। इसके आगे आएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके आगे आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों ऐसे ही चैप्टर्स हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरमेंट के बारे में बात करते रहेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। माहौल के बारे में जो आपने 4-5 क्लास में पढ़ा था स्कूल में, वही सब पढ़ लेंगे चैप्टर 12 में। तो कहने का मकसद कोई अब मुश्किल रहा नहीं, मुश्किल चीज़ें शुरू में चलेंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो मिड में आए सारे, वही खतरनाक चीज़ें थी, बाकी कुछ खतरनाक नहीं था। 6 से के बाद से तो केमिस्ट्री खत्म ही है, समझो 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ नहीं है, मेन 1 to 5 ही है, यही है ना भैया, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब आ जाते हैं एडहेसिव्स की तरफ। एडहेसिव्स किसे कहा जाता है, एडहेसिव्स। एडहेसिव्स हम कहते हैं किसे भाई, एडहेसिव्स और ग्लूज आर द केमिकल्स यूज्ड टू स्टिक मटेरियल्स टुगेदर। एडहेसिव या ग्लू
हम उस केमिकल को कहते हैं जो दो चीज़ों को चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाए उसको हम लोग कहते हैं ग्लू या फिर एडहेसिव। सिंपल डेफिनेशन। बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी सारी लिस्ट बताऊंगा, फिर डेली लाइफ से ये बताऊंगा कौन सा आपने कहाँ यूज़ किया। तो एडहेसिव्स या ग्लू उन केमिकल्स को कहा जाता है जिससे हम मटेरियल्स को साथ में जोड़ते हैं। दे आर लिक्विड्स और सेमी सॉलिड। अब कुछ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं ग्लूज वगैरह, कुछ सेमी सॉलिड होते हैं, जैसे जर्मन ग्लू वगैरह हो गया, टिप टॉप ग्लू हो गया, तो वो सेमी सॉलिड टाइप का होता है, और एल्फी वगैरह हो गया तो वो लिक्विड होता है। तो लिक्विड भी होता है और सेमी सॉलिड टाइप का भी होता है। सही है बेटा। अब कितनी तरह के एडहेसिव्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 तरह के एडहेसिव्स हैं। ठीक है, 5 तरह के एडहेसिव्स हैं तो यूज़ किए जाते हैं। पहला हमारे पास फर्स्ट है स्टार्च। ये नेचुरल एडहेसिव कहलाता है स्टार्च। स्टार्च असल में किसको कहते हैं? लई भी जिसको हम लोग कहते हैं, लई झंडी में याद है? ठीक है, हम लोग तो बड़ा लगाया 14 अगस्त में झंडी में लगाने के लई बनाते थे ना। तो इस लई को बनाने क्या तरीका था? आटा जो होता था, आटे को हम लोग पानी में जो है वो घोल देते थे, है ना, गर्म कर देते थे, उसके बाद फिर वो गाढ़ा सा हो जाए तो लई बन जाता था। वही स्टार्च। सस्ता पड़ता था ना, सस्ते में काम हो जाता था। गम खरीद के ला तो महंगा पड़ता था, और पूरा भर के एकदम पतीली बना लो, पूरा गली सजा लो। तो हम लोग तो बड़ा बनाए थे लई वगैरह। तो स्टार्च, वही लई को स्टार्च बोलते हैं। और क्या मतलब? वो जो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो चावल है, आटा है, उसके अंदर से निकल रहा होता था। आटे से भी निकलता है तो चावल से भी निकलता है। चावल को भी अगर जिसका जो चावल का पानी होता था वो भी स्टिकी टाइप का होता है। उसको भी चावल भी कभी कभार हम लोग ना चावल से भी चिपकाया कभी किसी चीज़ को चावल लगा कर नहीं चिपकाया। हम तो चावल भी जो चावल पका हुआ चावल जो होता है उससे भी हम तस्वीरें चिपका दिया करते थे, हल्का सा उससे भी चिपक जाता था। टोटका है ये, लिफाफा चिपकाते थे चावल से। तो वो स्टार्च होता है ना, तो स्टार्च एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो एक नेचुरल होता है, नेचुरली मतलब आपको मिल जाता है, वो खरीदना नहीं पड़ता दुकान से। तो इट इज़ अ नेचुरल एडेसिव। ये नेचुरल एडेसिव होता है स्टार्च। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग स्टार्च सस्पेंशन इन वाटर। पानी में स्टार्च सस्पेंशन डाल के, आटा डाल के या चावल डाल के उसको हीट कर दे तो फिर स्टार्च प्रोड्यूस होएगा। माड़ जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में, लई भी बोलते हैं। आटे का है तो लई बोलते हैं, अगर हम चावल का होगा तो माड़ बोलते हैं, उसको बिहारी में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से इट हैज़ लो एडेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, इसके अंदर चिपकाने की इतनी सलाहियत इसके अंदर नहीं होती है, कम हो जाता है, मतलब फ़ौरन तो खुल जाता ही है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चिपका सकता चीज़ों को ये। तो इसकी लो एडेसिव स्ट्रेंथ होती है, बट इट इज़ ईजिली प्रिपेयर्ड एंड लो कॉस्ट। सस्ते में काम हो जाता है और बन भी आराम से जाता है। कोई तरह कंपनी लगाने की जरूरत नहीं है, घर में चूल्हे में बना दो लई को, सिंपल सी बात ऐसी है ना। तो ये तो एक बेसिक बात है, अगर घर में कभी झंडियाँ लगाएं तो आप खुद भी लिख सकते हैं उसको, स्टार्च को। इसके बाद इपॉक्सी रेजिन्स। इपॉक्सी रेजिन्स, इपॉक्सी मतलब इपॉक्साइड उसके अंदर होता है, इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर हमने पढ़ा था। तो इपॉक्सी रेजिन्स ये क्या चीज़ होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा लाइक मैजिक डिपॉक्सी स्टील का नाम अगर आपने सुना, मैजिक का भी नाम सुना है, मैजिक चिपकाने के लिए, मैजिक जो चिपकाते हैं जिससे, मैजिक डिपॉक्सी या मैजिक डिपॉक्सी स्टील। तो वो दो होता है, वाइट होता है और एक ब्लैक होता है, दो अलग अलग उसके वो आते हैं, एक डब्बे में उसके दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है। देखा मैजिक वो, ठीक है, उसको मैजिक ग्लू कहते हैं उसको। वो बहुत ख़तरनाक चिपका आता है, बहुत चीज़ों को, चाहे टंकी वगैरह के लिए, टंकी में चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। इपॉक्सी रेसिन्स होते हैं, वाटर प्रूफ होता है ये। इपॉक्सी रेसिन्स क्या होते हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक एडेसिव। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिंथेटिक एडेसिव मतलब उसको लैब में बनाया जाता है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है उसको, ये नेचुरली नहीं मिलता। एंड यूज फॉर बॉन्डिंग मेटल, प्लास्टिक, ईटीसी। और उसको मेटल्स को साथ में जोड़ने के लिए, लोहे को जोड़ना आपस में या प्लास्टिक्स को जोड़ना आपस में, तो उनको हम जोड़ने के लिए इपॉक्सी रेसिन्स को इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत देर पा होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है ये मैजिक, जो दोनों को मिलाकर जो है ना, दोनों को फिर बहुत खतरनाक चिपक जाता है चीज़, एक मतलब एक बन जाता है, बिल्कुल सॉलिडिफाई होता है, बॉन्ड बना देता है दो चीज़ों के बीच में। इपॉक्सी रेसिन्स कहते हैं उसको। ये मैजिक के नाम से मिलता है नॉर्मली हार्डवेयर की दुकान में, मैजिक ग्लू बोलेगा तो आपको मिल जाएगा, हार्डवेयर की दुकान में मिलता है। इसके बाद है सिलिकॉन रेजिन्स। सिलिकॉन भी देखा होगा आपने, सिलिकॉन रेजिन्स। सिलिकॉन रेजिन्स किससे कहते हैं? दे आर यूज्ड टू जॉइन ग्लास। ग्लास को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी सिलिकॉन जैसा लाइक जेल टाइप का होता है, जो UHU टाइप, UHU जैसा देखा है, यूहू जिसको कहते हैं, UHU। सिलिकॉन रबर जो टाइप का होता है ना, ग्लास वगैरह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शीशे का विंडो जैसे होता है ना, विंडो जो बनाते हैं, शीशे के जो खिड़की होते हैं ना, फ्रेम के ऊपर लगाने के लिए चारों तरफ फिर उसके ना सिलिकॉन लगा देते हैं, तो वो जेल टाइप का जमने के बाद जेल टाइप का देखा है कभी? खिंचाता है फिर वो जेल टाइप का, यस खिंचा जाता है वो, देखा है? ग्लू गन, यस ग्लू गन में भी तो इस्तेमाल करते हैं, यस ग्लू गन जो होता है ना, तो उसमें एक जेल टाइप का होता है, सिलिकॉन कहलाता है वो,
उससे फिर हीट अप करता था वो चिपकता है, ग्लू गन, बिल्कुल सही, तो उसमें भी यूज़ होता है। तो वो असल में कहलाता है, वो सिलिकॉन रेजिन कहलाता है, वो सिलिकॉन से बना होता है। उसको ग्लास वगैरह नॉर्मली भी चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्या हमारे पास, सुपर ग्लू। सुपर ग्लू किसे कहा जाता है? सुपर ग्लू हम लोग कहते हैं लाइक एल्फी को। एल्फी जो होता है, एल्फी तो देखा है, वो होता है सुपर ग्लू, लिक्विड टाइप का होता है ना वो हाथ में उंगली में लगे तो चिपक जाता है उंगली, वो निकलता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से निकलता है उसको, देखा है कभी? तो वो हल्का सा भी टच हो जाए तो वो सुपर ग्लू कहलाता है, एल्फी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब बड़ा सवाल भी करते हैं कि एल्फी अपने बोतल में क्यों नहीं चिपकती है, ऐसा फेसबुक में सवाल होता है। ऐसे लोग पूछना भाई एल्फी अपने बोतल में क्यों नहीं चिपकता, हर चीज़ को चिपका देता है, सुना है? तो ऐसे सवाल वगैरह लोग करते हैं अक्सर, ऐसे ही ना कि भाई सब चीज़ को चिपका देता है, अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकता? हवा चाहिए होती है ना उसको, तो हवा उसको नहीं मिलती अंदर तो वो नहीं चिपकता, एयर चाहिए होता है उसको। तो सुपर ग्लू हमारे पास क्या चीज़ होती है? इट इज़ साइनो एक्राइलेट। इसका फार्मूला जो होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो साइनो एक्राइलेट होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैं बना नहीं रहा ना, आपको जरूरत है। तो साइनो एक्राइलेट ये इसका फार्मूला होता है, एल्फी का, सुपर ग्लू का, किसी का भी लिक्विड टाइप का होता है। इट इज़ फास्ट एक्टिंग एडेसिव, बहुत तेज़ी से काम करने वाला एडेसिव है ये, मतलब उंगली में चिपक जाए तो बस 1 सेकंड के अंदर चिपक जाएगा उंगली, मतलब आप फ़ौरन से निकालोगे तो उसको लगेगा चिपक गया है बस अब ये, ठीक है। तो फास्ट एक्टिंग एडेसिव है, बहुत तेज़ी से काम करता है। दैट जॉइंट्स ब्रोकन आइटम्स क्विकली, और तेज़ी से जोड़ देता है वो टूटी हुई चीज़ों को, जैसे कि ज्वेलरी आइटम्स को जोड़ सकता है एल्फी। इसी तरह खिलौने वगैरह टूट जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टॉयस वगैरह को, और भी बहुत से इस्तेमाल हो सकते हैं एल्फी को, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के। सुपर ग्लू कहलाता है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग एडेसिव होता है ये। और सबसे आखिर में क्या होता है? वुड ग्लू। वुड ग्लू क्या होता है? वुड ग्लू लकड़ी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2 लकड़ी के पीसेस को जोड़ने के लिए कभी देखा है ग्लू इस्तेमाल करते हैं? वाटर बेस होता है, पानी मिलाते हैं उसमें, पानी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, और 2 लकड़ी को इस तरह चिपकाने के बाद उसको प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं किसी चीज़ से, और काफ़ी देर दबा के रखते हैं तो वो लकड़ी का टुकड़ा जुड़ जाता है उसमें। नहीं देखा कभी? फर्नीचर वगैरह जहाँ बनते हैं ना, कारपेंटर से इस्तेमाल करते हैं, उनके पास रखा होता है ये, वाइट कलर का होता है, नहीं देखा कभी? देखा होगा शायद कभी, कारपेंटर ने सामने काम किया होगा आपके तो शायद पता लगे होगा। तो वुड ग्लू जो है ना, कारपेंटर्स के पास होता है, इसके लकड़ी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज फॉर ज्वाइनिंग द पीस ऑफ वुड। और ये पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। पॉलीविनाइल एसीटेट मतलब PVA जिसको हम लोग कहते हैं ना, PVA भी कहा जाता है, मतलब विनाइल एसीटेट का ये हमारे पास जो है वो पॉलीमर होता है। इसको लाइक इस तरह से मैं बता सकता हूँ, मतलब विनाइल एसीटेट का पॉलीमर होता है, अभी मैं उसको बता देता हूँ किस तरह से ये चीज़ होती है। अच्छा, ये आप लोगों ने लिख लिया फार्मास्यूटिकल PVA में बता रहा था, PVA एक रह गया था, वो PVA क्या चीज़ होती है, पॉलीविनाइल एसीटेट। देखो हमारे पास डिफरेंट पॉलीमर्स है ना, तो पॉलीमर्स के नाम के शुरू में पॉली आता है, जैसे हमारे पास एक होता है पॉलीइथीन, अब एक होता है पॉलीइथीन, तो ये तो प्लास्टिक होता है जो शॉपिंग बैग्स वगैरह आपने पढ़े होंगे इसको। तो पॉलीइथीन का मतलब क्या होता है? पॉलीइथीन इज एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ इथीन। इथीन का अगर पॉलीमर है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पॉलीइथीन, ठीक है। तो पॉलीमर ऑफ इथीन। इसी तरह से एक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PVC, PVC कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? दिस इज एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, ऐसे ही है ना भाई। तो ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होगा। और विनाइल क्लोराइड क्या चीज़ होती है हमारे पास है, हमने पढ़ा है कि यस 2 कार्बन होगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और एक जगह पर Cl आ जाएगा, यही होता है विनाइल क्लोराइड। याद है ना भाई, हमने पढ़ा हुआ इसको, दिस इज विनाइल क्लोराइड, इसका पॉलीमर हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं इसको बना लेता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन Cl, ये हो गया विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड है। इसके बहुत सारे मोनोमर्स अगर हम ले लें, n नंबर ऑफ मोनोमर्स ले लें, तो ये मोनोमर हो गया हमारे पास, ये मोनोमर हुआ। और इसकी पोलीमराइजेशन कर दिया अगर हमने, तो कौन सी पोलीमराइजेशन हो गई भी? एडिशन। और एडिशन पोलीमराइजेशन में आपको पता है क्या होता है? पाई बॉन्ड टूटता है ना भाई, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा ना हमारे पास, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये आगे जुड़ जाएंगे बहुत सारे मोनोमर्स आपस में, और यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? स्मॉल n लिख देंगे। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया? PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह होते हैं PVC पाइप, तो ये उनका स्ट्रक्चर हो गया।
इसी तरह से एक हमारे पास होता है पॉलीविनाइल एसीटेट, जो वुड, जिसको वुड ग्लू मैं कह रहा हूँ कि वुड ग्लू जो है वो है पॉलीविनाइल एसीटेट। अब ये शुरू का दो समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा। एक तरीका होता है हर चीज़ को समझने का। पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PVA, जैसे PVC होता है तो ये PVA होता है, ये भी होता है PVA। अब PVA किस चीज़ का पॉलीमर है? दिस इज एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ, ये किसका पॉलीमर होगा? पॉलीमर ऑफ विनाइल एसीटेट। तो विनाइल एसीटेट का पॉलीमर होगा। और विनाइल एसीटेट का क्या मतलब हुआ कि विनाइल ग्रुप लिया, यही विनाइल होता है ना, ये विनाइल ग्रुप कहलाएगा। अब यहाँ Cl लगा देते तो विनाइल क्लोराइड है, और अगर एसीटेट लगा देंगे CH3COO, ये होता है ना एसीटेट, तो ये हमारे पास हो गया विनाइल एसीटेट। सही है। अब इसको एज अ मोनोमर इस्तेमाल कर इसकी एडिशन पोलीमराइजेशन कर दो। जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये एसीटेट ग्रुप, तो ये हमारे पास यहाँ पर N लगा दिया, तो ये Va हो गया, मोनोमर हो गया ना भैया। ये कर मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा तो आप लिखते जाओगे, होता चला जाएगा ये। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज, अब हमें कौन सी पोलीमराइजेशन करनी है? एडिशन पोलीमराइजेशन करनी है। जब एडिशन पोलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? जो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और सारे जितने भी हज़ारों लाखों करोड़ों के तादाद में ये विनाइल एसीटेट साथ में जुड़ जाएंगे ना। पाई बॉन्ड टूट गया, देख लो आप लोग। ये मैं पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना लूँ वैसा ही, और यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये भी बॉन्ड चलता रहेगा आगे, और यहाँ ब्रैकेट डाल के क्या लिख दूँ? N लिख दूँ। तो ये जो पॉलीमर बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीविनाइल एसीटेट। और यही होता है फॉर्मूला किसका हमारे पास? ये वुड ग्लू का, जो लकड़ी को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये इस तरह से पॉलीमर होता है किस्म का। क्लियर है भाई? समझ में आ गया PVA का क्या मतलब है? पॉलीविनाइल एसीटेट। सही।